हाय एवरीवन, हेलो अल्केन्स पढ़ रहे थे हम लोग। और आज हेलो अल्केन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हेलो अल्केन को बनाया जाता है, तो उसी में से सबसे पहला मेथड जो है इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। सबसे पहला मेथड इसमें है फ्रॉम अल्कोहल्स यूजिंग हेलोजन एसिड्स। अल्कोहल से हेलोजन एसिड का इस्तेमाल करके हेलो अल्केन किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हेलोजन एसिड कहने का मतलब हुआ हाइड्रस फॉर्म ऑफ HX, हाइड्रस HX। एनहाइड्रस रहा तब तो वह गैसियस फॉर्म में होगा, हाइड्रस या हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो वह हेलोजन एसिड कहलाएगा। जैसे HCl है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI है तो हाइड्रो आयोडिक एसिड, ऐसे करके। अब एक नॉर्मल सा हम लोग स्केलेटन इक्वेशन यदि इसके लिए लिखें तो यदि किसी अल्कोहल का रिएक्शन आप हेलोजन एसिड से करवाते हो, यह अल्कोहल हुआ एंड HX इज हेलोजन एसिड, तो ऐसा H2O एलिमिनेट हो करके RH प्लस H2O एंड दिस RH इज हेलो अल्केन। यदि हम लोग डिटेल में जाएं कि यह रिएक्शन प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हुआ, ऐसे जैसे घेर करके हम लोग निकालें ऐसे तो कोई रिएक्शन होता नहीं है। प्रैक्टिकली यदि रिएक्शन के मतलब मैकेनिज्म की बात करें हम लोग कि कैसे एक अल्कोहल हेलोजन एसिड से रिएक्शन करता है, इसके मैकेनिज्म की यदि बात करें हम लोग तो हेलोजन एसिड की आप बात कर रहे हो, इसका मतलब कि इस HX को यदि आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली यह आयोनाइज करेगा H प्लस और X माइनस के फॉर्म में। दिस H प्लस इज कॉल्ड प्रोटोन एंड दिस वन इज हेलाइड आयन which acts as nucleophile in this reaction। तो सबसे पहले जो इसमें होता है कि यह जो अल्कोहल हमने लिया वह हेलोजन एसिड के प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा अपने लोन पेयर से, जो लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन के पास। तो अल्कोहल H प्लस आयन एक्सेप्टर का काम कर रहा है, तो इस आधार पे इस अल्कोहल को आप ब्रॉन्स्टेड बेस बोल सकते हो। H प्लस आयन एक्सेप्टर ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाता है और H प्लस आयन डोनर ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाता है। या फिर यदि लोन पेयर डोनर के आधार पे देखोगे तो यह लेविस बेस हो जाएगा। मतलब ओवरऑल या अल्कोहल इस रिएक्शन में अभी काम कर रहा है बेस का। तो यदि सबसे पहले यह प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजनियम आयन बनेगा, ऐसा ऑक्सीजनियम आयन बनेगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको ऑक्सीजनियम आयन हम लोग बोलते हैं। पता है कि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे यदि पॉजिटिव चार्ज हो तो यह स्पीशीज का स्टेबिलिटी वैसे ही बहुत कम हो जाता है। अब बहुत कम स्टेबिलिटी के चलते क्या होगा कि यह ऑक्सीजन जो है बगल में जो कार्बन के साथ बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा मतलब कुछ ऐसा, इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ऐसा करने से R पे आ जाना है पॉजिटिव और यहां से एलिमिनेट होगा H2O का मॉलिक्यूल। R पे पॉजिटिव करने का मतलब कि यहां किसी कार्बन पे पॉजिटिव होगा और कार्बन पे पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि यह कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन है। इसका मतलब हुआ कि इस रिएक्शन के दरमियान, मतलब अल्कोहल का रिएक्शन जब आप हेलोजन एसिड से करवाओगे तो उस दरमियान कार्बोकेटायन बनता है एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट और इस कार्बोकेटायन पे अब अटैक करेगा हेलाइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा और यह हेलाइड आयन जब अपने लोन पेयर या बोले कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के चलते जो नेगेटिव चार्ज है उस बेसिस पे अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको
न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा और फाइनली बन जाएगा हेलोअल्केन। तो मैकेनिज्म को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं कि अल्कोहल का रिएक्शन जब आप हैलोजन एसिड से करवाओगे तो हैलोजन एसिड के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है अल्कोहल, मतलब अल्कोहल इस केस में बेस का काम करता है और एक ऑक्सोनियम आयन बनता है बीच में। ऑक्सोनियम आयन जो है हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। तो इस वजह से जो है बहुत फ्रीक्वेंटली जो है कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो देखो अभी पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, लेकिन ये बॉन्ड टूटा तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ गया। अब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन से कम है, तो एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे यदि पॉजिटिव चार्ज हो तो वह कंफर्टेबल है, वह रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है उसके तुलना में जिसमें एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज हो। एंड दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस स्टेप कि आखिर यह बॉन्ड ब्रेक क्यों किया, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने के बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और फिर एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आएगा। अब जो यह कार्बोकेटायन बना, इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और यदि कार्बोकेटायन बन रहा है इसका मतलब हुआ कि यह न्यूक्लियोफिलिक अटैक SN1 होगा। यदि कार्बोकेटायन बन रहा है इसका मतलब कि यह जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वह SN1 होगा। आप SN1 रिएक्शन को हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं, तो SN1 रिएक्शन के जितने फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर्स को यदि आप यहाँ से अप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट का नेचर जो है पता चलेगा। SN1 रिएक्शन में हम लोग जानते हैं कि इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक एनांशियोमेरिक मिक्सचर बनता है इस रिएक्शन के दरमियान। तो अब इस मैकेनिज्म के आधार पे हम लोग इस रिएक्शन के लिए अल्कोहल और हैलोजन एसिड के रिएक्टिविटी को यदि समझें तो क्या होगा। रिएक्शन के दरमियान सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो हैलोजन एसिड में हाइड्रोजन और हैलोजन है उसके बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। यह बॉन्ड जितना आसानी से ब्रेक करेगा रिएक्शन उतना ही तेजी से आगे प्रोसीड करेगा, और यह बॉन्ड आसानी से कब ब्रेक करेगा, जब यह बॉन्ड वीक हो। और वीक कब होगा बॉन्ड, जब यह ज्यादा लंबा हो, या लॉन्गर बॉन्ड इज वीकर व्हाइल यह शॉर्टर बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो अब यदि हम लोग सारे हैलोजन एसिड के बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें या बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो जैसे HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड फाइनली HI हाइड्रोआयोडिक एसिड। फ्लोरीन से बड़ा साइज क्लोरीन एटम का, उससे बड़ा साइज ब्रोमीन का और उससे भी बड़ा साइज आयोडीन का। और एटॉमिक साइज बढ़ने से जो है बॉन्ड लेंथ बढ़ता है और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, बॉन्ड का मजबूती घटता है। ऑब्वियसली अब जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना कमजोर होगा, उतना ही आसानी से वह ब्रेक करेगा और रिएक्शन में या उतना ही तेजी से पार्टिसिपेट करेगा। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हुआ हैलोजन एसिड का वह HF से ज़्यादा रिएक्टिव HCl, उससे ज़्यादा रिएक्टिव HBr और उससे ज़्यादा रिएक्टिव HI। HF का रिएक्शन तो ऑलमोस्ट आप नहीं पढ़ोगे और रीजन की स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है HF का। बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, हाईली इंडोथर्मिक हो जाएगा प्रोसेस। और यदि आप एनर्जी सप्लाई करके इस बॉन्ड को तोड़ भी देते हो तो जब यह फ्लोरीन अटैक करेगा कार्बन पे तो जो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड बनेगा अगेन दिस वन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इस केस में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, मतलब प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा। अब ये जो हाई एनर्जेटिक प्रोसेस होते हैं, चाहे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो या ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो, प्रैक्टिकली जो है ये थोड़ा मुश्किल होते हैं। इसलिए हम लोग HF के साथ रिएक्शन ऑलमोस्ट नहीं पढ़ेंगे। तो मेन हुए HCl, HBr और HI, और इन तीनों की बात करें तो मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोआयोडिक एसिड एंड लिस्ट रिएक्टिव इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एमंग ऑल दीज थ्री। चारों की कंपेयर करेंगे तो HF का रिएक्टिविटी सबसे कम हुआ। तो यह हैलोजन एसिड का रिएक्टिविटी है। क्वेश्चन कई प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दे देगा, ऐसे जनरल सा रिएक्शन पूछेगा कि यह रिएक्शन फास्टेस्ट कब होगा, जब HX से जगह HF होगा, HCl होगा, HBr होगा, HI होगा, ऐसे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यदि हम लोग अल्कोहल के रिएक्टिविटी की बात करें तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है ऐसा, और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कार्बोकेटायन बन रहा है। अब मैकेनिज्म का थ्योरी के अनुसार हम लोग चलेंगे
तो रिएक्शन के दरमियान रिएक्शन इंटरमीडिएट का जो स्टेबिलिटी होता है वह रिएक्शन के रेट को बतलाता है। इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उस रिएक्शन का रेट उतना ही अधिक होगा। अब यहाँ चूंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटायन और उससे भी ज़्यादा स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटायन। अब चूंकि एक कार्बोकेटायन बन रहा है अल्कोहल से, तो जिस प्रकार का अल्कोहल आप यहाँ लोगे वैसा ही कार्बोकेटायन बनेगा। तो कार्बोकेटायन के बारे में हम बता रहे हैं कि टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। सो इफ वी टेक टर्शियरी अल्कोहल हेयर देन वी गेट टर्शियरी कार्बोकेटायन। इट मीन्स टर्शियरी अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स हैलोजन एसिड। तो अल्कोहल के रिएक्टिविटी की यदि हम लोग बात करें तो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑब्वियसली मिथाइल अल्कोहल का सबसे कम, इससे ज़्यादा 1 डिग्री अल्कोहल, इससे ज़्यादा 2 डिग्री अल्कोहल एंड द मोस्ट रिएक्टिव इज 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल का बॉन्ड जब क्लीव करेगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा जो मोस्ट स्टेबल है। या बॉन्ड के क्लीवेज को भी देखें तो यह बॉन्ड जो है सबसे ज़्यादा पोलर होगा। 3 डिग्री अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड मोस्ट पोलर, और जो अधिक पोलर बॉन्ड होता है वह आसानी से क्लीव करता है, आसानी से टूटता है। तो इन दोनों के आधार पे या तो कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के आधार पे देखो या फिर कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के पोलैरिटी के आधार पे देखो, दोनों आधार पे जो है टर्शियरी अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव एंड मिथाइल अल्कोहल इज लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स हैलोजन एसिड। तो चूंकि मिथाइल अल्कोहल और जो यह प्राइमरी अल्कोहल है यह कम रिएक्टिव है, तो इन अल्कोहल का रिएक्शन जब आप हैलोजन एसिड से करवाओगे तो कोई कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर लेना होगा जो इसके बॉन्ड के क्लीवेज को आसान बनाए। और यह बॉन्ड का क्लीवेज आसान कब होगा और उसके लिए क्या कैटलिस्ट का यूज करेंगे वो हम लोग देखते हैं। मैकेनिज्म के आधार पे अभी हम लोग देखें कि अल्कोहल जो है वह बेस का काम कर रहा है। लेविस बेस यदि बोले लोन पेयर डोनर के आधार पे, तो इसके साथ कंबाइन करने के लिए कोई लेविस एसिड लेना होगा। और लेविस एसिड में मोस्ट सुटेबली जो यूज करते हैं हम लोग वह एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस ZnCl2। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरोअल्केन्स के प्रिपरेशन की बात करें। क्लोरोअल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोअल्केन्स। तो क्लोरोअल्केन बनाने के लिए अल्कोहल का रिएक्शन करवाया जाता है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। दिस वन इज कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 तो रिएक्शन होगा, H2O एलिमिनेट होगा। मैकेनिज्म के आधार पे हम लोग देखें किस प्रकार से H2O एलिमिनेट होता है और यह बन जाएगा हेलोअल्केन, मतलब क्लोरोअल्केन। दिस वन इज क्लोरोअल्केन। अब यहां एनहाइड्रस ZnCl2 का क्या काम है? तो यह जो ZnCl2 है लेविस एसिड है। लेविस एसिड किस आधार पे है और क्या काम कर रहा है रिएक्शन में, एक बार उसको देखते हैं। जैसे यह अल्कोहल जो लिया हमने, यह एक प्राइमरी अल्कोहल है और अभी देखें हम लोग कि प्राइमरी अल्कोहल जो है लिस्ट रिएक्टिव है, मिथाइल अल्कोहल से थोड़ा ज़्यादा है। यह कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड भी काफ़ी कम पोलर है। कम पोलर होने के चलते यह बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है। तो इस बॉन्ड के पोलैरिटी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि आसानी से बॉन्ड क्लीव करे, यहाँ हम लोगों ने लिया है लेविस एसिड ZnCl2। जिंक के अगल बगल 2 क्लोरीन है, मतलब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 8 होने चाहिए, तो उस हिसाब से यह लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा। और यदि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उसको डोनेट करता है तो यहाँ अब जुड़ जाना है ZnCl2 और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस, Zn पे आ जाएगा माइनस। नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम द बॉन्ड गेट हाईली पोलराइज्ड।
यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या करेगा कि ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से विड्रॉ करेगा, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा मतलब इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का जो है डिस्प्लेसमेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट से एक कोवलेंट बॉन्ड पोलर होता है, या पोलराइजेशन उसमें जो है पोलैरिटी डेवलप करता है। तो उस हिसाब से यह बॉन्ड जो है तेजी से क्लिप करेगा, और क्लिप करके बनेगा कार्बोकेटायन RCH2 प्लस, और यहाँ से ZnOH Cl2 माइनस, ऐसा बन जाना है। अब जो यह कार्बोकेटायन बना, इस कार्बोकेटायन पे जो है अटैक करेगा जो आप हैलोजन एसिड लिए हो उसका हैलाइड आयन, और आगे जाकर के जो है सो प्रोडक्ट बनेगा। तो इस रिएक्शन से बस हम लोग इतना सा बात समझ रहे थे कि ZnCl2 का यहाँ क्या काम हुआ। तो ZnCl2 एक लेविस एसिड है, लेविस एसिड होने के नाते अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है उसको एक्सेप्ट करता है, या बोले कि अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है। तो ऐसा करने से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड का पोलैरिटी बढ़ेगा, तो बॉन्ड आसानी से क्लीव करेगा, मतलब रिएक्शन आसानी से प्रोसीड करेगा। यह जो मिक्सचर है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एनहाइड्रस ZnCl2, तो इसका इक्विमोलर मिक्सचर, मतलब एक मोल यदि इसका लिए हो तो एक मोल इसका भी लेंगे, तो इस इक्विमोलर मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। बहुत ही पॉपुलर रिएजेंट है, जब अल्कोहल चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उस दरमियान देखेंगे कि कैसे यह रिएजेंट या फिर इसका क्या यूज है, रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करता है, या लुकास रिएजेंट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एनहाइड्रस ZnCl2 का इस्तेमाल किया गया इस रिएक्शन में क्लोरोअल्केन बनाने के लिए, जिसके पीछे का वजह रहा बॉन्ड के पोलैरिटी को बढ़ाना, ताकि बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सके। अब यह 1 डिग्री अल्कोहल है तो चलो ठीक है। अब यदि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स हो, तो हमने देखा कि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के बॉन्ड ऑलरेडी पोलर हैं। खास करके टर्शियरी अल्कोहल का बॉन्ड तो इतना पोलर है ही कि उसके पोलराइजेशन की आवश्यकता नहीं है, उस बॉन्ड को और अधिक पोलर बनाने की आवश्यकता नहीं है। वह सफिशिएंटली इतना पोलर है कि खुद ब खुद नॉर्मल टेम्परेचर पे ही जो है क्लीव कर जाएगा, टूट जाएगा। तो यदि आप यहां टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो वहां या कैटलिस्ट जो है लेविस एसिड कैटलिस्ट, उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब यदि आप कोई नॉर्मल सा टर्शियरी अल्कोहल ले लो, ऐसा, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और इसका रिएक्शन आप HCl से करवाओ, तो यहाँ एनहाइड्रस ZnCl2 लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। हीट भी करने की आवश्यकता नहीं है, रूम टेम्परेचर प्रेशर पर ही यह क्लिप कर जाएगा। H2O एलिमिनेट होकर के जो है यहाँ से टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ऐसा। तो यह था क्लोरोअल्केन बनाने का तरीका कि क्लोरोअल्केन आप अल्कोहल से बनाओ, तो उसके लिए अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और अल्कोहल का रिएक्टिविटी के आधार पे जो है अलग अलग कंडीशन है, कभी रिएक्शन में हीट करना होगा, कभी नहीं करना होगा, कभी लेविस एसिड कैटलिस्ट लेना होगा, कभी नहीं भी लेना पड़े, तो वह रिएक्टिविटी के आधार पे है। अब जिस प्रकार से क्लोरोअल्केन का प्रिपरेशन किया हमने, वैसे ही ब्रोमोअल्केन भी बनाया जाएगा। फ्लोरोअल्केन का प्रिपरेशन नहीं करेंगे हम, ऑलरेडी बताया अभी क्यों। तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोअल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोअल्केन्स, तो ब्रोमोअल्केन्स कैसे बनाया जाता है? तो इसके लिए कंडीशन है कि आप अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोब्रोमिक एसिड से करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां से भी H2O एलिमिनेट होकर के बनेगा ब्रोमोअल्केन। दिस इज ब्रोमोअल्केन। ऐसा क्यों? अलग कैटलिस्ट यहां क्यों यूज हुआ सल्फ्यूरिक एसिड? तो देखो, प्रैक्टिकली यदि रिएक्शन को देखें,
कॉपी पे या बोर्ड पे लिखने के लिए तो हम लोग किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शंस को प्रैक्टिकली कंसीडर किया जाता है। तो प्रैक्टिकली आप देखोगे तो ब्रोमो अल्केन बनाने के लिए आपको अल्कोहल का रिएक्शन करवाना होगा हाइड्रोब्रोमिक एसिड से, और हाइड्रोब्रोमिक एसिड एक लेस स्टेबल कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में आपको अलग से बना हुआ नहीं मिलेगा। लेबोरेटरी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा, कॉमन है, स्टेबल कंपाउंड है थोड़ा, लेकिन हाइड्रोब्रोमिक एसिड आप चाहोगे कि लेबोरेटरी में मिले तो यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिएक्शन में यूज तो उसी का हो रहा है। तो फिर कैसे रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे? तो उसके लिए आपको HBr को बनाना होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, और ड्यूरिंग द रिएक्शन HBr बनाया जाता है पोटासियम ब्रोमाइड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन से। तो ये दोनों को आपस में मिलाओगे तो बनेगा पहले HBr और उसके बाद यह KHSO4, और अब यह HBr पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। मतलब इस रिएक्शन के लिए आप अलग से HBr नहीं लिख सकते हो, इनडायरेक्टली आपको यह दोनों लेना होगा। पहले ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो HBr और KHSO4 बनाएंगे, और इस HBr का यूज होगा रिएक्शन में जो अल्कोहल से रिएक्ट करेगा। तो इसी रिएक्शन को यदि हम लोग एक दूसरे तरीके से लिखें तो ऐसा लिखा जा सकता है KBr प्लस H2SO4, और तब जाकर के इधर प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे RBr प्लस KHSO4 प्लस H2O। मतलब प्रैक्टिकली जब आप रिएक्शन करवाओगे तो अल्कोहल में आप HBr नहीं मिलाओगे, क्योंकि HBr तो अवेलेबल है ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको KBr और H2SO4 मिलाना है। या तो ये KBr H2SO4 को एक सेपरेट कंटेनर में आप मिला करके रखो और फिर उसको अल्कोहल में मिला दो, या डायरेक्टली करो। तो पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करके जो है ये होंगे। यदि आप इसको डायरेक्टली अल्कोहल में मिलाते हो तो यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है कि यदि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो तो उस केस में अल्कोहल का जो है होता है डिहाइड्रेशन, अल्कोहल का होता है डिहाइड्रेशन, और यह अल्कोहल डिहाइड्रेट करके बनाता है अल्कीन। लेकिन इसमें भी है कि जो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स हैं उनका डिहाइड्रेशन जल्दी होता है। इसीलिए इस मेथड से यदि आप ब्रोमो अल्केन बनाओगे तो प्राइमरी ब्रोमो अल्केन का फॉर्मेशन कन्वीनियंट है, लेकिन यदि आप इससे सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोमो अल्केन्स बनाना चाहो, स्पेशली टर्शियरी ब्रोमो अल्केन्स, तो प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस रिएक्शन में जब आप बनाओगे ब्रोमो अल्केन तो रिएजेंट आपको इस्तेमाल करना होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 3 डिग्री अल्कोहल अंडरगोज रैपिड डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एन अल्कीन। कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसका बहुत तेजी से डिहाइड्रेशन होता है, और तेजी से डिहाइड्रेशन होकर के वह अल्कीन बनाएगा। मे बी ब्रोमो अल्केन बने बट बहुत कम अमाउंट में बनेगा, कोई फायदा नहीं होगा रिएक्शन करवाने का। तो यदि आप इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हो कोई टर्शियरी अल्कोहल लेकर के, ऐसा ठीक है, यहाँ पे HBr लो, लेकिन ये कंसंट्रेटेड H2SO4 तो रहेगा ही, क्योंकि इसी से तो बना है। तो इस केस में हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ब्रोमो अल्केन बने, लेकिन प्रैक्टिकली ब्रोमो अल्केन ना बन करके बनेगा अल्कीन, ऐसा आइसोब्यूटाइलिन बन जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल में तो बोला जाए कि ओनली प्रोडक्ट यही बने, सेकेंडरी लोगे तब मिक्सचर बनेगा, ब्रोमो अल्केन भी बनेगा और अल्कीन भी बनेगा। तो यह एक लिमिटेशन हुआ कि यदि आप ब्रोमो अल्केन बनाते हो अल्कोहल का हाइड्रोब्रोमिक एसिड से रिएक्शन करवा करके, तो रिएजेंट के तौर पे यहाँ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आता है, और इसके प्रेजेंस में 3 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का जो है डिहाइड्रेशन होकर के अल्कीन बनता है प्रोडक्ट। तो यह सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोमो अल्केन बनाने का एक बढ़िया मेथड नहीं हुआ। उसी प्रकार से अब यदि हम लोग आइडो अल्केन बनाना चाहें, प्रिपरेशन ऑफ आइडो अल्केन, यदि आइडो अल्केन की बात करें कि कैसे आइडो अल्केन इस मेथड से बनाया जाए, तो सिमिलर प्रोसेस है कि आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाओ हाइड्रो आयोडिक एसिड से, बट इस बार जो प्रोटोनिक एसिड होता है वह फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो यह बनेगा Ri प्लस यहाँ से निकलना है H2O, मतलब आइडो अल्केन का फॉर्मेशन होगा ऐसा। और यहाँ भी वही बात है कि प्रैक्टिकली यदि हम लोग देखें तो हाइड्रो आयोडिक एसिड बना हुआ नहीं रहता है, अनस्टेबल कंपाउंड है, बॉन्ड आसानी से ब्रेक करता है।
तो इसको भी रिएक्शन के दरमियान ही बनाया जाता है, और रिएक्शन के दरमियान जब बनाते हैं किसी को तो उसको बोलते हैं C2, SITU। C2 का मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन। और ड्यूरिंग द रिएक्शन HI कैसे बनता है, तो इसके लिए पोटासियम आयोडाइड का रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फोरिक एसिड से, तो यह बन जाएगा हाइड्रो आयोडिक एसिड, और यहाँ से निकलेगा पोटासियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ऐसा। और अब यह इस हाइड्रो आयोडिक एसिड का इस्तेमाल होगा रिएक्शन में आयोडो अल्केन बनाने के लिए। तो अभी यदि हम लोग देखें तो यहां भी कुछ वैसा ही सिचुएशन आने वाला है। फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों में अंतर भी है, समानता भी है। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि बोथ आर प्रोटोनिक एसिड, बोथ आर प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड मतलब जो H+ दे, आसानी से दे H+ तो देगा ही, आसानी से देगा। और प्रोटोनिक एसिड के प्रेजेंस में ही अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होकर के अल्कीन बनता है। तो यहां भी आप जो है सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो सेकेंडरी और टर्शियरी आयोडो अल्केन बनाने के लिए, क्योंकि लोगे आप टर्शियरी अल्कोहल आयोडो अल्केन बनाने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली आयोडो अल्केन ना बन करके बन जाएगा अल्कीन। प्रोटोनिक एसिड के प्रेजेंस में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, मेनली टर्शियरी अल्कोहल का। कैसे होता है अल्कोहल में, हम लोग उसको मैकेनिज्म के आधार पे समझेंगे। तो ये हुआ दोनों में सिमिलैरिटी। अब आप ऐसा भी सोच सकते हो कि जैसे HBr के लिए KBr का रिएक्शन हम लोग करवाए थे H2SO4 से, तो HI बनाने के लिए आप KI का रिएक्शन H2SO4 से क्यों नहीं करवाए? इसमें H3PO4 लेने की क्या आवश्यकता है? तो यह फिर इन दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड किया कि H2SO4 इज a strong oxidizing agent but phosphoric acid is not। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने से क्या हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के चलते क्या करेगा कि रिएक्शन में जो HI बनेगा इसको वह ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब आप क्या करो कि यहां ठीक है H2SO4 ले लिया जाए, KI प्लस H2SO4 आप बना दिए HI प्लस KHSO4, ऐसा ठीक। HI बना, तो अब जरा प्रैक्टिकली इसको सोचो कि एक कंटेनर में आप KI लिए, सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें मिलाए, रिएक्शन हुआ तो ये दोनों बना। अब जब आप ऐसे मिलाओगे दोनों को तो प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100% मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता ऐसा कभी। 100% कोई रिएक्शन कंप्लीट होता ही नहीं है जनरली। तो अब उस कंटेनर में KI के कुछ मॉलिक्यूल्स बचे रह गए, H2SO4 के कुछ मॉलिक्यूल्स बचे रह गए, और जो नए मॉलिक्यूल्स बने HI और KHSO4 वे भी उसी में, मतलब एक ही कंटेनर में अब ये चारों मॉलिक्यूल्स हैं। प्रैक्टिकली ऐसा ही है। अब क्या होगा कि जो यहां बना है HI, या HI बचा हुआ H2SO4 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, और यह एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा। यह एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा। 2HI प्लस H2SO4 मिल करके यहां से बन जाएगा I2 प्लस SO2 प्लस 2H2, ऐसा। यह रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हुआ, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, सल्फर का यहाँ +6, यहाँ आयोडीन का 0, सल्फर का यहाँ +4। मतलब इस सल्फर का हुआ रिडक्शन और जो आयोडीन है इसका हुआ ऑक्सीडेशन, HI का ऑक्सीडेशन। मतलब H2SO4 का रिडक्शन हो रहा है, मतलब यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, और HI का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यह एक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ऐसा। अब H2SO4 काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है HI। और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों एक साथ हो तो रिएक्शन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा, और ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कि आप KI में H2SO4 मिलाए थे HI बनाने के लिए, या HI बना, लेकिन यह HI फिर H2SO4 के साथ रिएक्शन करके I2 बना लिया। तो आप दोनों को मिलाए थे HI बनाने के लिए ताकि उस HI का यूज हो इस रिएक्शन में और आयोडो अल्केन बने, लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा हुआ ही नहीं ना। HI बना
और वह फिर से जो है ऑक्सीडाइज कर गया इसके द्वारा और बदल गया I2 में। तो अब उस कंटेनर में HI नहीं बल्कि I2 रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा। अब जब इसका रिएक्शन अल्कोहल से होगा तो आइडियल केन तो बनेगा नहीं, I2 से कैसे बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिकली होता क्या है कि यदि आप KI के साथ H2SO4 लोगे तो HI बनता है, लेकिन HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और दोनों एक साथ रहेंगे तो आपस में रिएक्शन करेंगे, मतलब H2SO4 इस HI को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, तो यह रिएक्शन फिर प्रोसीड करेगा ही नहीं, आयोडो अल्केन नहीं बनेगा। अब आप बोलोगे कि यह काम HBr के साथ क्यों नहीं हुआ, यह काम HBr के साथ क्यों नहीं हुआ, 2HBr प्लस H2SO4, तो इसमें भी ऐसा होना चाहिए था ना, Br2 प्लस SO2 प्लस 2H2, ऑब्वियसली होना चाहिए था और होगा, लेकिन बहुत कम। क्यों? क्योंकि HBr इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन HI। HI काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसके ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा रहेगा इसके तुलना में। तो यहां चलो प्रैक्टिकली HBr के मॉलिक्यूल्स बचे रहेंगे जो रिएक्शन करेंगे अल्कोहल से, ब्रोमो अल्केन बनाएंगे, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो यह डिपेंड किया दोनों का रिड्यूसिंग पावर के आधार पे, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसके तुलना में वीक होता है, इस आधार पे इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़े हेलोअल्केन्स का प्रिपरेशन बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड, और काफ़ी डिटेल से जो है सारी बातों को जो है हमने कंसिडर किया, और एग्जाम में कई क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, हर पॉइंट से जो है एक क्वेश्चन बनता है इसमें। तो काफ़ी डिटेल से और अच्छे से जो है बातों को समझने का प्रयास करोगे आप लोग, और बाकी जो मेथड्स बचे अब इसमें उसको हम लोग आगे का लेक्चर में डील करेंगे। धन्यवाद।